अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उससे ही कोई पदार्थ बनता है। अगर वो पदार्थ है तो उसका एक मास होगा और उसका एक वॉल्यूम होगा। अगर जिसका मास और वॉल्यूम नहीं है तो वो पदार्थ नहीं होगा। और अगर मास और वॉल्यूम वो रखता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, तो वो। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे वो हम समझ सकते हैं, वो उन सारे टॉपिक्स पर यानी उन सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। जैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अगर कोई भी पदार्थ है दोस्तों तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कि अणु और परमाणु होते हैं। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स और परमाणु यानी कि एटम। अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उससे ही कोई पदार्थ बनता है। अगर वो पदार्थ है तो उसका एक मास होगा और उसका एक वॉल्यूम होगा। अगर जिसका मास और वॉल्यूम नहीं है तो वो पदार्थ नहीं होगा। और अगर मास और वॉल्यूम वो रखता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, तो वो जाहिर सी बात है वो जगह घेरेगा। और अगर जगह घेरता है तो वो पदार्थ है। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अगर आप देखोगे तो वो उसका एक वॉल्यूम होगा और उसका एक मास होगा। अगर मास और वॉल्यूम है तो वो जगह घेरेगा, और वो जगह घेरेगा तो यानी कि वो पदार्थ है। आप आसानी से समझ सकते हो। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, परमाणु यानी कि एटम्स। ये कण लगातार गति करते रहते हैं। वो आपस में जो भी पदार्थ होते हैं उसमें जो अणु और परमाणु की जो संख्या होती है वो आपस में हमेशा कंटिन्यूअसली अंदर ही अंदर वो गति करते हैं। बच्चे के झुंड को एक कमरे में बंद कर दो तो क्या वो शांत बैठेंगे? नहीं, वो इधर उधर मूव करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जो भी करेंगे, मतलब वो मूव करते ही रहेंगे। वो एक तरह मतलब एक शांत एक जगह बैठ करके शांति से नहीं रहेंगे। तो वैसे ही मैं एग्जाम्पल आप लोगों को आगे दिखाऊंगा भी। देखिए, पदार्थ स्थान घेरता है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, मास और आयतन, वॉल्यूम होता है, जिसका मतलब है कि वह जगह घेरता है। जाहिर सी बात है, जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा और जिसका मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा, तो वो जाहिर सी बात है वो जगह घेरेगा। अगर आप खुद ही देख लो, आपका एक मास है और आपका एक वॉल्यूम है, तो आप एक जगह घेर रहे हो नहीं। कैसे? जैसे कि आप जब चल रहे हो तो किसी भी मतलब जमीन के किसी भी एक हिस्से पर आप खड़े तो हो, यानी कि जगह तो घेर रहे हो। आप भले ही खड़े हो तो खड़े यानी उतने एरिया को आप घेर रहे हो, यानी कि आप भी एक पदार्थ हो। अगर साइंटिफिक टर्म में देखें तो इंसान भी या फिर जो भी चीज आपको दिखता है वो सारी चीज क्या है? पदार्थ है। पदार्थ को महसूस किया जा सकता है। हम पदार्थ को अपनी इंद्रियों, सेंस से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि देखकर, छूकर या सूंघकर या उसको चखकर। अगर आप किसी पदार्थ को चखते हो तो उसका कुछ ना कुछ स्वाद होगा, या फिर उसको सूंघते हो उसकी कुछ ना कुछ खुशबू होंगी। जैसे कि आप अगरबत्ती जब एक रूम में जलाते हो तो उसकी सुगंध पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, आप उसको सूंघ सकते हो, यानी कि वो भी एक पदार्थ है। पदार्थ को जलाया गया जिसकी वजह से आप उसको सूंघ पाए, तो वो आप उसको छू कर भी उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पदार्थ है, ये पेन, जिसे मैं आप लोगों को लिख करके बता रहा हूं और फिर सब कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये पेन भी एक तरह से पदार्थ है, क्योंकि मैं इसको छू सकता हूं, तो मैं इसको छू सकता हूं, यानी कि ये पदार्थ है। ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में भी बता चुका है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो पहले जाकर के प्लेलिस्ट में या फिर हमारे चैनल के डीएम में जाकर के देख लो, मैं आप लोगों को वो पिन करके दिखा दूंगा। तो ठोस, लिक्विड एंड गैस, यानी कि 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, लेकिन 2 और अवस्थाएं होती हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को फुल फ्लैग एक वीडियो बना करके बताऊंगा उसके बारे में। जो कि पहला है, चौथा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और 5वां है प्लाज्मा। वो 5 पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें से हम 3 अवस्थाओं के बारे में आज फुल डिस्कशन करेंगे, जो कि होता है ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड और गैस यानी कि गैसियस अवस्था। प्रत्येक अवस्था के अपने विशिष्ट गुण होते हैं, यानी कि सबके अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे कि जो ठोस होता है वो एक तरफ अगर उसको फेंक दो तो वो वैसे ही रहेगा, वो मतलब कि अपना आकार वगैरह चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर द्रव को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो अपना आकार चेंज कर लेता है। अगर हम फेंके तो फैल जाएगा, जिस एरिया में उसको फेंकोगे वो उस एरिया का पूरा एरिया कवर कर लेता है, मतलब बहुत ज्यादा फैल जाता है। और साथ में गैस को तो अगर आप ओपन कर दिए तो वो तो मतलब कि आपको दिखेगा भी नहीं। तो वैसे भी गैस तो दिखता भी नहीं है, वो महसूस होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने ऐसे
मतलब कि इमेज के फॉर्म में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, तो आप लोग इसको देख करके पढ़िएगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं सारे के सारे डाउट देखने और उसको पूरा पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है दोस्तों, उन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स को आप लोगों को जरूर जरूर याद रखना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। एक्चुअल में दोस्तों जैसे कि हम कोई भी, जैसे एक रूम में अगर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं तो एक सामान का दूसरे सामान के बीच में गैप होता है। उसी तरह पदार्थ में जो अणु और परमाणु पाए जाते हैं उनके बीच में भी बहुत माइनर सा डिस्टेंस होता है, डिफरेंस और मतलब कि डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरियां होती है उनके बीच में। और उन दूरियों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि कल्पना कीजिए कि आपके पास रेत से भरा एक कटोरा है, रेत से भरा एक कटोरा है, ठीक है। यानी कि रेत से भरा एक कटोरा आपने ले लिया, तो रेत से भरा जो कटोरा है, उस कटोरे में क्या रेत एकदम बाउंडेशन के साथ उसके बीच में कोई गैप नहीं है? नहीं दोस्तों, उनके बीच में आपस में छोटा छोटा गैप होता है, जिसकी वजह से अगर मान लो कि जब आप ऐसे करके रेत लेते हो तो अगर मुट्ठी में लेते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरते गिरते पूरा पूरा आपके हाथ से रेत पूरा खत्म हो जाता है। और अगर आप कटोरे में लिए तो जाहिर सी बात है, यहाँ से खत्म हुआ तो उसमें भी आपस में गैप होगा, रेत के एक कण से दूसरे कण के बीच में गैप होगा। तो वही ये बता रहा है, रेत के हर कण के बीच छोटे छोटे जगहें होती हैं, है ना, यानी कि आपसे पूछ रहा है ना। ठीक वैसे ही पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के बीच में खाली जगह होती है। यह खाली जगह इतनी छोटी होती है कि हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन यह मौजूद होती हैं और पदार्थ के गुणों को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो पदार्थ के बीच में जो अणु और परमाणुओं के बीच में जो छोटी छोटी जगहें होती हैं, उनको हम मतलब कि नग्न आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन वो मतलब खाली जगह मौजूद होती हैं, उनको बहुत छोटे छोटे आला से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है। एक गिलास में पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाएं। एक गिलास पानी में, यानी कि एक गिलास पानी आप लें और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला, क्या होता है कि चीनी पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है। वो क्या होता है दोस्तों कि पानी में जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो आपस में जो थोड़ा डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस में जाकर के चीनी मिल जाते हैं और उसका मतलब कि कुछ प्रभाव नहीं डालते। जैसे कि पानी में मैंने चीनी जब मिलाया तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारा गिलास जो आधा गिलास पानी था वो बढ़ करके थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि जो पदार्थ था पानी, और पानी के बीच में जो छोटे छोटे जो जगहें थी उनको फिल कर दिया कौन? चीनी। तो इसी वजह से वो बढ़ता नहीं है, उनके खाली जगहों को भर देता है। आप देखेंगे कि चीनी पानी में घुल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच खाली जगह में चले जाते हैं। अब पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में इस रिक्त स्थान का क्या होता है? अवस्थाओं में, यानी कि पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस होती है, उनकी अवस्थाओं में इन गैप का क्या होता है? जैसे कि जब ठोस होगा तो उसके बीच में जो गैप्स होंगे वो थोड़ा कम होंगे, द्रव में उससे थोड़ा ज्यादा होंगे, और गैस में बहुत ज्यादा होते हैं उनके बीच के गैप। यानी कि अणु मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत ज्यादा होती है। तो ठोस में कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उनके बीच की खाली जगह बहुत कम होती है, इसलिए ठोस चीजें आमतौर पर सख्त और संपीड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो द्रव में कण ठोस की तुलना में थोड़ी दूर होते हैं और उनके बीच थोड़ी अधिक खाली जगह होती है, इसलिए द्रव ठोस की तुलना में थोड़ा कम सख्त होता है और उन्हें थोड़ा सा संपीड किया जा सकता है। यानी कि अगर द्रव है तो द्रव को हम फैला सकते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनको अपना उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ठोस की अवस्था में अगर हम उसको चेंज करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। वैसे ही गैस की अवस्था में देखते हैं दोस्तों, गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके बीच बहुत अधिक खाली जगह होती है, इसलिए गैसें आसानी से संपीड्य हो जाती है, यानी कंप्रेसिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर गैस को जैसे कि कंप्रेसिबल को, जैसे जो फैला हुआ है उसको कंप्रेस करना, यानी कि उसको करीब करना, या ठोस की अवस्था में अगर वो ठोस है तो उसको और कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर द्रव है तो यानी कि वो पूरी जमीन में जब फैला हो तो कंप्रेस करेंगे तो वो छोटी जगह पे हो जाएगा। और अगर गैस में अगर हम देखें तो गैस में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और उनको, जैसे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, अगर उसको हम पकड़ करके एक सिलेंडर में बंद करें तो क्या बहुत सारी गैसों को एक सिलेंडर में हम कैसे बंद कर लेते हैं? क्योंकि वो कंप्रेसिबल होते हैं, वो उनके मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो हम पास में कर करके और उसको एक छोटी सी जगह में कैद कर सकते हैं। ठोस के साथ करना चाहे तो वैसा नहीं होगा।
यह रिक्त स्थान पदार्थ के प्रसार डिफ्यूजन में भी मदद करता है। पदार्थ का आपस में मिलना प्रसार कहलाता है। गैसों में प्रसार सबसे तेजी से होता है क्योंकि उसके कणों के बीच सबसे अधिक जगह होती है। जैसे कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में बहुत ज्यादा जगह होंगी तो जाहिर सी बात है वो आजाद होना चाहेंगे, यानी कि वो बाहर जाना चाहेंगे। तो गैसों में वो दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण अगर हम गैस को छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा दूर होकर के वो गायब हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस between them and so we can dissolve one from the matter over। किसी भी गैस को अगर हम किसी भी दूसरे गैस से मिलाना चाहे तो आसानी से मिलेगा, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी प्रकृति हो जैसे कि अगर आप मिलाएं तो उसमें विस्फोट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम द्रव को आपस में मिलाएं तो क्या होगा, उसके खाली जगहों को वो फिल करके वो एक दूसरे में यानी समाहित हो जाएंगी और वो मिल जाएंगी। पार्टिकल नेचर ऑफ चार मैंने बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात किया है। मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी कि मैटर किससे बना होता है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में खाली स्थान होते हैं। और तीसरा होता है द पार्टिकल्स आर इन कंटेंट मोशन, यानी कि कांस्टेंट मोशन में होता है पार्टिकल्स, यानी कि हमेशा वो इधर उधर मूव करता रहता है बच्चों की तरह। जैसे कि अगर एक कमरे में बच्चे को मैंने बंद कर दिया तो वो इधर उधर यानी कई बच्चों को बंद कर दिया तो वो आपस में इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे और खेलेंगे कूदेंगे, एक जगह बैठ करके नहीं रहेंगे। तो और चौथा है फोर्सेस एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे अगर दो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है, दो अणु हैं, उनके बीच में एक फोर्स बहुत तीन तरह का फोर्स जो है काम करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई भी पदार्थ है उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कि वो एक तरह बैठ करके नहीं रहते हैं। वही तीन तरीके का जो फोर्स लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सोचिए आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक कमरे में खेल रहे हैं, क्या वे एक जगह चुपचाप बैठेंगे? नहीं, वे इधर उधर दौड़ेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और लगातार हिलते रहेंगे। पदार्थ के कण भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो एक तरह मतलब एक जगह जाकर के स्टेबल होकर के बैठेंगे नहीं, एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई एक जगह खड़े होकर के भी अगर एक कोई पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल्स है जो एक जगह है, तो वो एक जगह रहकर भी वाइब्रेशन की तरह मूव करते हैं, यानी कि वो स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर होते हैं। पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु एटम्स या अणु मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये कण हमेशा गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। उनकी गति तीन तरह का हो सकता है, जैसे कि तीन तरह के, जैसे मैंने बताया आपको कि वो स्टेबल नहीं होते, वो अपनी जगह पर भी मूव करेंगे, अराउंड यानी कि मूव करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे और साथ में इधर उधर जाकर के टकराएंगे। वही तीनों के बारे में है। कंपन, वाइब्रेशन, कण अपनी जगह पर रहकर ही हिलते रहते हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा उछल रहा हो। उसी तरह मॉलिक्यूल्स भी एक तरह अगर स्थिर है तो वो अपनी जगह पर उछलता कूदता रहेगा, यानी वाइब्रेट करता रहेगा। दूसरा स्थानांतर, ट्रांसलेशन सॉरी, कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसे बच्चे कमरे में दौड़ रहे हों। और तीसरा है घूर्णन, रोटेशन, यानी कि इधर उधर मूव करना, दौड़ दौड़ करके खेलना, लुका छुपी खेलना या फिर कुछ भी खेलना, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही कण भी आपस में यानी कि एक दूसरे से मतलब इधर उधर मूव करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। कण अपनी धुरी पर घूमते हैं जैसे कोई बच्चा गोल गोल घूम रहा हो। यदि यह गति क्यों होता है, एक सवाल तो जरूर होगा दोस्तों, क्यों होता है? तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह गति इसलिए होता है क्योंकि कणों में ऊर्जा होती है और ऊर्जा उन्हें हिलने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप जो भी पदार्थ होता है उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको उनके अंदर यानी कि अंतर्निहित एक ऊर्जा होती है जो ऊर्जा उसको प्रेरित करती है कि मूव करे, वो इसलिए वो मूव करते रहते। तापमान बढ़ने पर कणों को और अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए वे और भी तेजी से हिलने लगते हैं। आपने शायद देखा होगा कि अगर आप पानी में स्याही की एक बूंद डालते हैं तो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्याही के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में चले जाते हैं और लगातार गति करते रहते हैं, जिससे वे पूरे पानी में फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण और परासरण के बारे में अगर दोस्तों
अगर आपको फुल फ्लैग वीडियो चाहिए, उसको अच्छे से डिटेल समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, मैं उस पर पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे ओवरव्यू मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा विसरण और पराशरण के बारे में। जैसे कि आपने पानी में चीनी घोला था, जिस तरह चीनी पूरे के पूरे पानी में घुल करके उसकी प्रकृति को, यानी कि पानी अगर इतना है तो उससे ऊपर नहीं उठा था, उसी तरह स्याही भी अगर आप पानी में डालोगे तो उसमें भी क्या होगा दोस्तों, वो ऊपर नहीं उठेगा, उसी में अंदर अंदर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होंगी उसको भर देंगी, लेकिन वो बढ़ेंगी नहीं, उसी जगह को भर करके उसमें पूरा पूरा फैल जाएगी। उसी को विसरण कहते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। यदि यह गति इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पदार्थ के कई गुणों को प्रभावित करती है, जैसे कि उसका आकार, घनत्व और अवस्था, इन तीनों को प्रभावित करती हैं विसरण के थ्रू। अगर ये मूव ना करें, यानी कि ये गति ना करें, तो ये इन तीनों को, इन कुछ चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर फेजेस, यानी कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूं। ये देखने में तो लग रहा होगा कि ये जैसे कि पंखुड़ियां हैं, गुलाब की पंखुड़ियां, लेकिन एक्चुअल में पंखुड़ियां नहीं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। मैं आप लोगों को शो करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि सॉलिड में बहुत ज्यादा आपस में एकदम गुत्थे की तरह होंगे, लिक्विड में कैसे होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, और अगर गैस में देखें तो बहुत ज्यादा दूर होंगे दोस्तों। चलिए आगे की ओर देखते हैं। विसरण तथा पराशरण, विसरण तथा पराशरण के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि आपको ओवरव्यू में दे दूंगा। अगर इस पे फुल फ्लैग वीडियो चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा बच्चों का ये मतलब कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता कि विसरण और पराशरण में क्या डिफरेंस है, तो उस पर अगर अच्छे से एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर पूरा पूरा वीडियो बना दूंगा। विसरण, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया दोस्तों, विसरण नहीं होता, विसरण होता है, विसरण। विसरण का मतलब है किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर जाना, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने वाले अगर कोई क्रिया हो रहा है किसी पदार्थ में, तो वो विसरण का उदाहरण है। पराशरण, ऑस्मोसिस, इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, यह विसरण, यह विसरण, इसको आप सही कर लीजिएगा, यह विसरण का एक उदाहरण है। पराशरण, ऑस्मोसिस, पराशरण एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, यानी कि पराशरण में भी क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही जाता है, लेकिन उसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मतलब कि बताऊंगा। पराशरण एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ अणुओं को तो गुजरने देती है लेकिन दूसरे अणुओं को नहीं। जैसे कि अगर आप गोल्जी अपैरेटस के बारे में, यानी कि ये बायो का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बाद में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। जो गोल्जी अपैरेटस होता है कुछ कुछ पदार्थ को मूव करने देता है और कुछ कुछ पदार्थ को नहीं जाने देता है, उसी तरह ये भी काम करता है दोस्तों। पराशरण में विलायक सॉल्वेंट के अणु जैसे पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं जब तक कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर न हो जाए। दोनों तरफ जब तक कि सांद्रता बराबर न हो जाए वो गति करते रहते हैं, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उदाहरण, यदि आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी किशमिश में के अंदर चला जाता है और वह फूल जाता है, यह पराशरण का एक उदाहरण है। जैसे कि पानी क्या है, पानी अधिक मात्रा में है और किशमिश कम मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में डेंस एरिया में जा रहा है, क्या बहुत हल्का सामान, यानी कि वो किशमिश जो है बहुत डेंस है, वो थोड़ा सा डेंस है और पानी बहुत थोड़ा सा हल्का है, तो हल्का चीज जा रहा है डेंस वाले में, इसी को हम पराशरण कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, डिफ्यूजन में यही होता है, देख लीजिए। जैसे कि मैंने एक इंक के कुछ बूंद को पानी में डाला तो धीरे धीरे फैल करके पूरे में फैल जाएगा। और ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वो मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है, ठीक है। मुख्य अंतर, विसरण किसी भी प्रकार के अणुओं के साथ हो सकता है जबकि पराशरण केवल विलायक अणुओं जैसे पानी के साथ होता है। विसरण दोस्तों सिर्फ पानी के साथ होता है, लेकिन पराशरण किसके साथ हो सकता है, कोई भी वस्तु के साथ हो सकता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में किसी भी वस्तु के साथ हो सकता है पराशरण। उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
परासरण के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की अवस्था किसके लिए होती है दोस्तों? परासरण के लिए। विसरण के लिए उसका अवस्था नहीं होता है, वो डायरेक्ट मूव कर देता है। कैसे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती। ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन, जैसे कि अगर आपने विसरण मतलब परासरण का एक उदाहरण जैसे किशमिश का लिया है आपने, तो किशमिश क्या घुल करके पानी में मिल सकता है? नहीं, लेकिन पानी किशमिश में चला जाता है। ये परासरण का बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको इस इमेज के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। सॉल्वेंट माइग्रेट्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स, नॉट अदर पार्टिकल्स। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वलाइज्ड, यानी कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वलाइज हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। कब? जब दोनों के दोनों आपस में मिल जाते हैं तब। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन में बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, यानी कि उसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों को दोनों मूव कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि पदार्थ के कण छोटे छोटे चुंबक हैं, जिस तरह चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी तरह पदार्थ के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण अंतर आणविक बल यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उसके बारे में भी मैं अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो बना करके दे दूंगा। अंतर आणविक बल कणों के बीच की दूरी और कणों के प्रकार पर निर्भर करता है। इसे एक उदाहरण से समझते। कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक हैं। अगर आप इन चुंबक को एक दूसरे से बहुत करीब रखते हैं तो एक दूसरे को मजबूती से आकर्षित करेंगे और एक साथ चिपक जाएंगे। यह ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की तरह है, जहां कण आप बहुत करीब होते हैं और अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है उनके बीच। यानी कि ठोस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, जैसे कि आपने इस इमेज में देखा होगा। इसमें देखिए, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इतने ज्यादा करीब हैं कि इनको आप अगर तोड़ना चाहो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तोड़ना टूट नहीं पाएगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि ठोस में बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत ढेर सारा चुंबक लिया, उस चुंबक को आप इकट्ठा जब रखोगे क्या होगा, सब आपस में गुत्थे की तरह चिपक जाएंगे। वही आपको ठोस का ये उदाहरण दिया है। कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक हैं, यही सॉलिड स्टेट में, और अगर आप इन चुंबक को थोड़ा सा दूर रखते हैं तो वे एक दूसरे से कम मजबूती से आकर्षित करेंगे और वे आसानी से हिल डुल सकेंगे। यह द्रव अवस्था की तरह है। यहाँ थोड़े दूर होते हैं और अंतर आणविक बल थोड़ा कमजोर होता है। उसमें अंतर आणविक बल क्या होगा, उसमें थोड़ा कमजोर होगा। किसमें? लिक्विड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वैसे ही गैस में देख लेते हैं, अगर आप इन चुंबक को बहुत दूर रखते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से बहुत कम आकर्षित करेंगे और वे स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। यानी कि स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकेंगे, वो आपस में एक दूसरे को मतलब चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि चुंबक हम बहुत दूर दूर रख लिए तो क्या होगा, वो दूर दूर होने की वजह से आपस में चिपकेंगे नहीं, तो यानी कि वो अंतर आणविक बल उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कमजोर होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। गैसेस स्टेट की तरह यहाँ कण बहुत दूर होते हैं और अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होता है। अंतर आणविक बल के प्रकार, अंतर आणविक बल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स फोर्स, द्विध्रुवीय यानी कि डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बंधन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। इन तीनों के ऊपर अगर आप कहोगे तो अच्छे से मैं पूरा फुल वीडियो बना दूंगा, और अगर आपकी डिमांड नहीं रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वंडरवाल बल और फिर हाइड्रोजन बंधन और डाइपोल टू डाइपोल फोर्स।